नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने अध्याय 17 तक पढ़ लिया था। अब हम उसके आगे के अध्याय 18 के बारे में बताएंगे। अध्याय 18 जो कि है देह तरल एवं परिसंचरण, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इस अध्याय में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम अध्याय 17 के आखिरी पार्ट 6 में एक क्वेश्चन किया था, उसका आंसर देख लेते हैं। मैंने आपसे अध्याय 17 के पार्ट 6 में एक क्वेश्चन किया था कि प्रोटीन जिसका एक एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन का श्वसन भागफल क्या होगा, ये निकालने के लिए आपको दिया था। तो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, उस एल्ब्यूमिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ा गलत था। अब हम वहाँ पर तो नहीं सही कर सकते, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था और उसका आरक्यू कैसे निकलेगा। क्योंकि जो मैंने ट्रिक बताया था उस ट्रिक पर एल्ब्यूमिन का आरक्यू नहीं निकल सकता। मैं जानबूझ के क्वेश्चन दिया था आपको कि आप उसे ढूंढें कि कहाँ से कैसे निकलेगा ये, क्योंकि सारे के सारे पदार्थों का श्वसन भागफल उस ट्रिक से नहीं निकल सकता। सिर्फ उन्हीं का निकल सकता है जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाए जाते हैं। अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा और कोई भी अणु पाया जाता है तो वहाँ पर उसका श्वसन भागफल उस ट्रिक से नहीं निकल सकता। उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए उस पदार्थ का ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं एल्ब्यूमिन का श्वसन भागफल क्या होगा। एल्ब्यूमिन का श्वसन भागफल। आपको एल्ब्यूमिन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया गया था वो थोड़ा इनकरेक्ट था, सो करेक्ट कर लीजिएगा। एल्ब्यूमिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C72H112N18O22 एंड सल्फर। अब इसका अगर आपको आरक्यू निकालना है तो वो आपको जो ट्रिक बताया गया था CXHYOZ प्लस X प्लस Y/4 माइनस Z/2 O2 गिव्स XCO2 प्लस Y/2 H2O। तो उस फॉर्मूला से इसका आरक्यू नहीं निकाला जा सकता। इसका आरक्यू निकालने के लिए आपको इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन याद रखना होगा, जो कि है एक एल्ब्यूमिन को ऑक्सीडाइज करने के लिए 77 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे प्रोडक्ट बनता है 63 CO2 प्लस 38 H2O प्लस SO3 प्लस 9 CONH2 का होल ट्वाइस। ये है आपका एल्ब्यूमिन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। करेक्ट कर लीजिएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वहाँ पर थोड़ा सा इनकरेक्ट है, यहाँ पर आपको एकदम करेक्ट बताया जा रहा। तो इसका श्वसन भागफल निकालने के लिए आपको इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन याद होना चाहिए। अब इसका आप आरक्यू निकाल सकते हैं। आरक्यू बराबर मैंने आपको बताया था निष्कासित CO2 का आयतन बाई अवशोषित ऑक्सीजन का आयतन। तो कितना है 63/77, ये लगभग 0.8 आता है। ठीक है, ये इसका आंसर है। बस तो आपने जाना कि सभी पदार्थों का आरक्यू उस फार्मूला से नहीं निकाला जा सकता। जिनका निकाला जा सकता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होना चाहिए। इसके अलावा अगर नाइट्रोजन, सल्फर या अन्य कोई अणु है तो वहाँ पर उस ट्रिक से आप नहीं निकाल पाओगे। तब उसके लिए आपको उसका ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन याद होना चाहिए। आइए, इसका आंसर आपको बता दिया गया। अब हम आते हैं अपने अध्याय 18 पर, जो कि है देह तरल एवं परिसंचरण। इस अध्याय में सबसे पहले हम समझते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। इस अध्याय में मुख्य रूप से आपको हमारे शरीर में जो तरल पाया जाता है उसके बारे में पढ़ना है, और वो भी सभी तरल के नहीं, रुधिर के बारे में पढ़ना है। ब्लड, रुधिर में क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उन चीज़ों का क्या कार्य होता है। फिर आप पढ़ेंगे कि उस रुधिर का कार्य क्या होता है, और फिर हम पढ़ेंगे कि रुधिर का परिसंचरण किसके माध्यम से होता है। फिर हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में। पूरा ये सारी चीज़ें और हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस और ब्लड से रिलेटेड डिजीजेस यानी रोगों के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, अध्याय 18 में।
तो इस अध्याय का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रुधिर यानी रक्त, जिसे इंग्लिश में ब्लड कहा जाता है। क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय का सबसे पहला टॉपिक है रुधिर, जिसे दूसरे शब्दों में रक्त भी कहा जाता है या इसे इंग्लिश में हम ब्लड कहते हैं। रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? तरल यानी लिक्विड रूप में एक ऐसा कोशिका जो तरल के रूप में बहता हो, और संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव होता है, एक ऑर्गन को दूसरे से कनेक्ट करता है, किसी भी अंग को कनेक्ट करता है या किसी भी कोशिकाओं को कनेक्ट करता है, यहाँ से लेकर शरीर के अन्य कोशिकाओं तक उसे कनेक्ट करता है। इसीलिए हम इसे कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक कहते हैं। तो आपने समझा कि रुधिर क्या होता है? तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी एक ऊतक। पहली बात क्या होता है? तो ऊतक समान संरचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। तो जो रुधिर होता है उसमें एक समान संरचना और एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह होता है, इसीलिए हम उसे ऊतक कहते हैं। चूंकि ये तरल रूप में ऊतक होते हैं इसीलिए हम इसे तरल ऊतक कहते हैं, और चूंकि ये एक दूसरे पार्ट को कनेक्ट करती हैं इसीलिए हम इसे संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो रुधिर क्या है? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका निर्माण कहाँ से होता है? तो जब हम लोग भ्रूणीय अवस्था में होते हैं तभी इसका निर्माण होता है, और लाइफ टाइम होता रहता है। जैसे जैसे इसकी नीड होती है, 120 दिन का आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है, तो वो डिग्रेड होता रहता है और नया बनता रहता है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है पूछी जा सकती है। तो भ्रूणीय अवस्था में भ्रूण के मेसोडर्म से रुधिर का निर्माण होता है। अब ये क्या है भ्रूण का मेसोडर्म? तो मैंने इससे पहले कई बार आपको बताया है कि भ्रूण में 3 स्तर होते हैं। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक दूसरे से फ्यूज करते हैं तो बनता है जाइगोट यानी युग्मनज। युग्मनज में पहले एक कोशिकी है, फिर वो एक कोशिका से 2 कोशिका में बटेगा, लेकिन दोनों डिवाइड नहीं होते, एक ही जगह पे होते हैं। फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, मल्टीपल टाइम में डिवाइड होते होते इतनी कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं। वो सभी कोशिकाएं 3 स्तर बनाती हैं। सबसे बाहरी वाला एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म, फिर एंडोडर्म। तो इन तीनों स्तरों से ही हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है। या आपको क्लास 12th में 3rd चैप्टर में आपको बताया जाएगा। तो ये जो 3 स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इन्हीं से ही हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं ऊतकों का निर्माण होता है। तो इनमें से जो बीच वाला स्तर होता है मेसोडर्म, उससे हमारे रुधिर का निर्माण होता है। तो रुधिर की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भ्रूणीय मेसोडर्म स्तर से होती है। चलिए इतना पॉइंट आप लिखेंगे कि रुधिर एक विशेष प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म स्तर से होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? तो इसमें हमने आपको पहले बताया था, अभी इससे पहले वाले वीडियो में, इसमें द्रव्य आधात्री यानी फ्लूइड मैट्रिक्स, कॉमा प्लाज्मा कॉमा संगठित पदार्थ फॉर्म्ड एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनकी प्रतिशतता निम्न है।
जिनकी प्रतिशतता निम्न है। कितने प्रतिशत में पाए जाते हैं? अगर आप देखें प्लाज्मा, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, ना तो इसमें एनसीईआरटी में दिया गया है और ना तो हमें कहीं मिल रहा है, इसको छोड़ेंगे। प्लाज्मा पाया जाता है 55 से 60%। संगठित पदार्थ यानी फॉर्म्ड एलिमेंट्स पाया जाता है, संगठित पदार्थ की मात्रा होती है 45%। ठीक, इसको थोड़ा इधर करके लिख देते हैं क्योंकि जो मेन है उसको आप तुरंत याद कर लीजिए। सीधे आप याद करेंगे कि रुधिर क्या है? एक विशेष प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जिसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। इसमें द्रव आधात्री, प्लाज्मा, संगठित पदार्थ पाए जाते हैं। अब आप परसेंटेज याद करिए, प्लाज्मा कितना प्रतिशत? तुरंत याद करिए 55 से 60%। संगठित पदार्थ जल्दी बताइए कितना प्रतिशत? संगठित पदार्थ 45%। ठीक है, अब आपको याद करना है कि इस प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है? जल होता है। 6 से 8% क्या होता है? प्रोटीन होता है। और 0.9 to 1.0% क्या होता है? अकार्बनिक लवण आयन होते हैं। अकार्बनिक लवण आयन। ठीक, संगठित पदार्थ में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? तुरंत याद करिए। संगठित पदार्थ में पाया जाता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट जिसे हम क्या कहते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट जिसे हम क्या कहते हैं? WBC या वाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पसल्स भी कहते हैं। और तीसरा प्लेटलेट्स। इनकी वैल्यू बहुत पूछी जाती है इसलिए हम बार बार कहेंगे, आप इसे तुरंत याद करें। एरिथ्रोसाइट आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। ल्यूकोसाइट यानी WBC श्वेत रक्त कणिकाएं। बाकी प्लेटलेट्स तुरंत याद करेंगे। रुधिर क्या है? रुधिर एक विशेष तरल संयोजी ऊतक होता है जिसका निर्माण भ्रूणीय मेसोडर्म से होता है और इसमें द्रवाधात्री, प्लाज्मा और संगठित पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा 55 से 60% पाई जाती है जिसमें 90 से 92% जल होता है, 6 से 8% प्रोटीन और 1 से 0.9 to 1% अकार्बनिक लवण आयन होते हैं। संगठित पदार्थ 45% होता है कुल रुधिर आयतन का। इसमें आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। आरबीसी जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट जिन्हें हम आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स या लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। दूसरा ल्यूकोसाइट जिसे हम WBC या वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। तीसरा प्लेटलेट्स। अब इनकी भी मात्रा पूछी जाती है, बाद में बताएंगे लेकिन अभी ही याद करते चलेंगे। तो अगर हम देखें पर mm³ ऑफ ब्लड, मतलब 1 mm³ ऑफ ब्लड आयतन वाले 1 mm³ आयतन वाले रुधिर में इनकी संख्या होती है 5 to 5 से 5.5 मिलियन। ठीक, पर mm³ ऑफ ब्लड। प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 मिलियन तक हो सकती है। याद रखेंगे, प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 5 से 5.5 मिलियन। WBC कितना होता है? 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर रुधिर में। प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है? 1.5 to 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर ऑफ रुधिर के प्रति घन मिलीमीटर में 1.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट्स की संख्या होती है। ठीक, आप इसको नोट करिए और तुरंत याद करिए।
हमें इन्हीं के बारे में सबसे पहले पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में, फिर पढ़ेंगे संगठित पदार्थ यानी एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक, तो अब आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहला प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उन अणुओं का क्या कार्य होता है हमारे शरीर में। लेकिन पहले अभी जो बताएं उसको याद कर लीजिए। रुधिर क्या है? रुधिर एक विशेष प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। इसमें द्रव आधात्री, प्लाज्मा और संगठित पदार्थ पाए जाते हैं। और इनकी प्रतिशतता कितनी है? प्लाज्मा 55 से 60%, संगठित पदार्थ 45%। प्लाज्मा में 90 से 92% जल, 6 से 8% प्रोटीन, 0.9 से 1% अकार्बनिक लवण आयन। संगठित पदार्थ 45%। संगठित पदार्थ में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी की मात्रा कितनी होती है? 5 से 5.5 मिलियन प्रति mm³ ऑफ ब्लड। डब्ल्यूबीसी की संख्या 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। प्लेटलेट की संख्या 1.5 to 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। आइए अब हम देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा प्लाज्मा हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है। ठीक, अगर आप इसको देखेंगे तो ये हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। इसको रुधिर से अलग करने के लिए क्या करते हैं? इसको रुधिर से अलग करने के लिए एक मशीन होती है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन कहते हैं। ब्लड का जब निकालते हैं सिरिंज से तो एक ट्यूब में डालते हैं उस ब्लड को और फिर उस ट्यूब को उस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल देते हैं। वो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन क्या करता है? उस ब्लड को बहुत तेज़ी से घुमाता है। जब हम उसे बहुत तेज़ी से घुमा देते हैं तो रुधिर में से प्लाज्मा अलग हो जाता है और संगठित पदार्थ अलग हो जाता है। तब हम उसे आसानी से देख सकते हैं। प्लाज्मा का कलर हल्का पीला और गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रुधिर आयतन का लगभग रुधिर आयतन का लगभग 55 से 60% होता है। फिर आपने पढ़ा प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, लिखेंगे। प्लाज्मा में 90 से 92% जल, 6 से 8% प्रोटीन व 0.9 से 1.0% अकार्बनिक लवण आयन पाया जाता है। जितनी भी चीज़ें बता रहे हैं आपको कोई भी वैल्यू छोड़नी नहीं है, सब याद करनी है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के अवयव। प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उनका कार्य क्या है। हेडिंग डालेंगे प्लाज्मा के अवयव। ठीक है, कार्बनिक अवयव। पहले हम कार्बनिक पढ़ेंगे फिर अकार्बनिक अवयव के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा के कार्बनिक अवयव, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन तो इसकी मात्रा कितनी होती है? इसकी मात्रा लगभग अभी आपने पढ़ा 6 से 8% होता है। अब इसमें कौन कौन से प्रोटीन आते हैं? तो इसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन
व प्रोथ्रोम्बिन प्रमुख हैं। ये प्रोटीन प्लाज्मा के प्रमुख प्रोटीन हैं। इनका निर्माण कहाँ होता है? इनका निर्माण यकृत कोशिकाओं में होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। यकृत कोशिकाओं में होता है। पूछा कैसे जाता है? तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक, क्योंकि बताएंगे आपको कि क्या चक्कर है। इनको क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कहाँ होता है, तो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण यकृत कोशिकाओं में होता है। प्रोथ्रोम्बिन एक प्रमुख प्रोटीन है जो रक्त के स्कंदन यानी ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब ब्लड कहीं से कट जाता है हमारा स्किन, तो ब्लड जब बाहर आता है तो उसको बाहर ना निकलने दें, इसलिए ब्लड जम जाता है। तो उस जमने में ये प्रोटीन हेल्प करता है, प्रोथ्रोम्बिन। इसीलिए ये पूछा जाता है। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण यकृत में होता है और प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए विटामिन के अनिवार्य है। तो विटामिन के की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होता है। इसीलिए यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन का नाम बताइए। विटामिन के का डायरेक्ट रोल नहीं है ब्लड के क्लॉटिंग में, लेकिन वो प्रोथ्रोम्बिन के बनने में सहायक है। इसीलिए विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का भी नहीं बनता। इसका निर्माण यकृत कोशिकाओं में होता है। अब हम एक एक के बारे में समझें। एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन रुधिर प्रोटीन की सबसे छोटी प्रोटीन है, सबसे छोटी प्रोटीन है। अगर हम बात करें ग्लोब्यूलिन की, तो ग्लोब्यूलिन प्रतिरक्षी प्रोटीन होता है। प्रतिरक्षी प्रोटीन जो क्या कार्य करता है? जो विष पदार्थों को नष्ट करता है, टॉक्सिक पदार्थों को नष्ट करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं। ठीक, लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन में मुख्य रूप से कौन कौन से? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन पाए जाते हैं। इनमें से एल्ब्यूमिन रुधिर प्रोटीन का सबसे छोटा प्रोटीन है। इन सभी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत कोशिकाओं में। ग्लोब्यूलिन हमारे शरीर के विष पदार्थों को नष्ट करते रहते हैं, इसी वजह से इन्हें हम प्रतिरक्षी प्रोटीन कहते हैं या इन्हें हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। ये जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है वो रुधिर प्रोटीन के सबसे बड़े प्रोटीन होते हैं। ठीक, अगले लाइन से लिखेंगे। फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन रुधिर प्रोटीन के सबसे बड़े प्रोटीन हैं। इसकी आवश्यकता क्या है? तो इसकी आवश्यकता रुधिर स्कंदन यानी ब्लड क्लॉटिंग, रक्त के जमने में होता है। बताया जाएगा आपको कि किस प्रकार से हमारा रक्त जम जाता है जब वो खुले हवा के संपर्क में आता है। ये भी बताया जाएगा कि हमारे नसों में, रुधिर केशिकाओं में या रुधिर वाहिनियों में रक्त क्यों नहीं जमता। तो एक प्रतिस्कंदन प्रोटीन होता है, वो रक्त में ही पाया जाता है, जिसे हम हिपैरिन कहते हैं। उसकी वजह से रक्त नहीं जमता हमारी नसों में। लेकिन जैसे ही वो हवा के संपर्क में आता है, ब्लड जम जाता है। क्यों जम जाता है? इन दोनों प्रोटीन की वजह से, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो इसको एक्टिवेट करता है, फाइब्रिनोजन को। और फाइब्रिनोजन हवा के संपर्क में आते ही फाइब्रिन रेशा बना लेता है, जिससे वो जम जाती है। बताया जाएगा डिटेल आगे। तो अभी ये हो गया प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में, कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन इसमें होते हैं और उनका कार्य क्या है।
अब हम प्लाज्मा के कार्बनिक अवयव में दूसरा देखेंगे, जो कि है पचे हुए पोषक पदार्थ। दूसरा पचे हुए पोषक पदार्थ। इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, आपको लिखकर याद करना है, थोड़ा बहुत समझना है। तो पचे हुए पोषक पदार्थों का भी परिवहन रुधिर के माध्यम से ही होता है। जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर जो भी पदार्थों में टूटता है उसको रुधिर ही लेकर समस्त शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो प्लाज्मा में भोज्य पदार्थ जैसे कौन कौन? ग्लूकोज, वसा अम्ल, अमीनो अम्ल आदि पाए जाते हैं। ठीक, भोज्य पदार्थ में क्या क्या पाए जाते हैं? ग्लूकोज एज ए कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा अम्ल, अमीनो अम्ल आदि पाए जाते हैं, जिन्हें शरीर कोशिकाएं आवश्यकता अनुसार रुधिर से लेती रहती हैं। जैसे जैसे ये हमारी आंत से इन भोज्य पदार्थों को उठाकर रुधिर की कोशिकाओं तक लेता जाता रहता है। रुधिर कोशिकाओं को जैसे जैसे इन पदार्थों की आवश्यकता होती है वो रुधिर से लेती रहती हैं। इसके बारे में आपको डाइजेशन वाले चैप्टर में कंप्लीटली बताया गया था। लिखेंगे पाए जाते हैं जिन्हें शरीर कोशिकाएं आवश्यकतानुसार रुधिर से ग्रहण करती रहती हैं। ग्लूकोज का कार्य क्या होता है? तो ग्लूकोज प्रमुख ऊर्जा अणु है। ग्लूकोज प्रमुख ऊर्जा पदार्थ है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है ना। ग्लूकोज की कितनी मात्रा 100 ml ब्लड में पाया जाता है? तो देखेंगे प्रति 100 ml रुधिर में ग्लूकोज 80 से 120 मिलीग्राम, याद रखेंगे मिलीग्राम होगा। ठीक, 100 ml रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? 80 से 120 मिलीग्राम होता है। आपको पता है कि ग्लूकोज क्या है? एक ऊर्जा पदार्थ होता है। जब आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हमारे शरीर में आ जाता है तब उसका कन्वर्जन हो जाता है ग्लाइकोजन में इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में ग्लूकोज की अधिक मात्रा का परिवर्तन हो जाता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन हमारे वसा ऊतकों में संचित हो जाती है, यकृत में संचित हो जाती है। यहाँ पर ग्लूकोज की जो सामान्य मात्रा होती है 100 ml में, वो होती है 80 से 120 मिलीग्राम। इतनी ही होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है, परमानेंट है, तो वो क्या शो करता है कि आपको डायबिटीज़ की बीमारी है, मधुमेह की बीमारी है। ऐसा किस कंडीशन में होता है? जब अत्यधिक ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में नहीं हो पाता। और उसका कारण क्या है? इंसुलिन की कमी। तो ग्लूकोज की अधिकता से, रक्त में ग्लूकोज की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह यानी डायबिटीज़। अब अधिक मात्रा में ग्लूकोज का होना क्या कहलाता है? तो लिखेंगे रुधिर में ग्लूकोज की अधिक मात्रा होने को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा रुधिर में कम होने को, ग्लूकोज की मात्रा
रुधिर में कम होने को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो शब्द को ध्यान में रखेंगे। हाइपो अलग है और हाइपर अलग है, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक, एक पॉइंट और लिख लेंगे कि रुधिर में ग्लूकोज की अधिक मात्रा मधुमेह रोग को इंगित करता है। मधुमेह यानी डायबिटीज रोग को इंगित करता है। लगातार अगर रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक है तब, ऐसा नहीं कि एक दो बार, तो ये डायबिटीज रोग को इंगित करता है। इतना लिख लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे वसा के बारे में। वसा किस रूप में रुधिर में पाए जाते हैं? तो वसा कोलेस्ट्रॉल के रूप में पाए जाते हैं। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे कि रुधिर में वसा कोलेस्ट्रॉल के रूप में पाया जाता है। अगले लाइन से लिखेंगे रुधिर में वसा कोलेस्ट्रॉल के रूप में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के रूप में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल की कितनी मात्रा होनी चाहिए रुधिर में? तो प्रति 100 ml रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा 150 से 230 मिलीग्राम होती है। ठीक, अधिक कोलेस्ट्रॉल होने से क्या रोग हो सकता है? उच्च रुधिर दाब, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रुधिर दाब यानी हाई ब्लड प्रेशर। और भी रोग होते हैं जैसे कोरोनरी रोग व एक और रोग आर्टेरियो स्क्लेरोसिस रोग हो जाता है। आर्टेरियो स्क्लेरोसिस रोग हो जाता है। ठीक है, रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर अधिक है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सामान्य से अधिक है तो वो उससे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। और कोरोनरी रोग, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या फिर हार्ट डिजीज़ भी होते हैं। ये रुधिर दाब कैसे बढ़ जाता है? एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारी रुधिर वाहिनियाँ होती हैं जिनसे ब्लड सर्कुलेट होता रहता है लगातार, मान लीजिए ये रुधिर वाहिनी की चौड़ाई है और इसमें रुधिर इस तरह से प्रवाहित हो रहा है, ठीक, इस डायरेक्शन में। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है तो क्या होता है, धीरे धीरे ये रक्त वाहिनियों की दीवारों पर क्या होती हैं, जमा होती हैं, ऐसे ऐसे जमा हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल ऐसे जम जाता है। तो जमने की वजह से क्या हो जाता है, इनका जो व्यास है, रुधिर वाहिनियों का व्यास है वो घट जाता है। अभी इनका व्यास इतना था और कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन से इसका व्यास कम हो गया। तो व्यास कम होने की वजह से इनकी जो है रक्त परिसंचरण की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसी को क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, रक्त का दबाव बढ़ जाता है। आपने देखा होगा सामान्य रूप से जब हम पानी को पाइप से निकालते हैं तो पाइप को अगर हम हल्का दबा दें तो प्रेशर बढ़ जाता है। सेम वही फिनोमिना यहाँ पर होता है हमारी रक्त वाहिनियों में। रक्त वाहिनियों का व्यास सामान्य है तब तो सही रूप से परिसंचरित होती हैं, लेकिन अगर इनकी दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तब इनका व्यास कम हो जाता है और इसी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब तरीका ये है कि दवाओं द्वारा इस कोलेस्ट्रॉल जो जमा हुआ है उसको निकाल दिया जाए या फिर ऑपरेट करके इसको हटाया जाता है जिससे उसका व्यास बराबर रहे। लो ब्लड प्रेशर कैसे हो जाता है, तो जब इनका व्यास किन्हीं कारणों से और चौड़ा हो जाए,
तो इससे क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, रुधिर दाब कम हो जाता है। रक्त वाहिनियों के व्यास बढ़ने से, रक्त वाहिनियों के व्यास बढ़ने से रक्त दाब, रुधिर दाब कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और रक्त वाहिनियों की व्यास कम होने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उच्च रुधिर दाब हो जाता है। तो इसका एक रीज़न होता है भोजन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होनी। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा वसा का सेवन करेंगे, सबसे ज़्यादा जंतु वसा से होता है, घी, तेल, चर्बी से। तो जब भी आप ज़्यादा ही सेवन करेंगे तो उससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रुधिर में बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल अगर रुधिर में बढ़ता है तो वो रुधिर वाहिनियों की दीवारों पर संचित हो जाता है, जिससे उसका व्यास कम हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर की चांसेस बढ़ जाती हैं और हो भी जाती हैं। तो ये था आपका पचे हुए पोषक पदार्थ जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब आता है आपका तीसरा जो प्लाज्मा में पाया जाता है, वो है आपका प्रतिस्कंद, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था। हेपैरिन एक एंटीकोआगुलेंट एजेंट होता है, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है नीट में। एंटीकोआगुलेंट एजेंट का नाम बताइए जिसकी वजह से रक्त रुधिर वाहिनियों में नहीं जमता। तो उसका आंसर होता है हेपैरिन। तो प्लाज्मा का तीसरा जो कार्बनिक अवयव है वो है प्रतिस्कंद। प्रतिस्कंद यानी एंटीकोआगुलेंट, एंटीकोआगुलेंट। प्रतिस्कंद के रूप में प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, तो लिखेंगे प्लाज्मा में अल्प मात्रा में हेपेरिन नामक प्रतिस्कंद पाया जाता है। अब ये हेपैरिन क्या होता है, तो हेपैरिन एक संयुक्त पॉलीसेकेराइड है जिसका निर्माण यकृत में ही होता है, लेकिन यकृत में एक विशेष प्रकार की कोशिका जिसे हम मास्ट कोशिका कहते हैं उनसे होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेपैरिन का निर्माण किन कोशिकाओं से होता है, तो यकृत की मास्ट कोशिकाओं से। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यह एक संयुक्त पॉलीसेकेराइड है जिसका निर्माण, यह एक संयुक्त पॉलीसेकेराइड है जिसका निर्माण यकृत की मास्ट कोशिकाओं द्वारा होता है, मास्ट कोशिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, हेपैरिन एक संयुक्त पॉलीसेकेराइड है जिसका निर्माण यकृत की मास्ट कोशिकाओं से होता है। इसका कार्य क्या है, तो यह रुधिर केशिकाओं में रुधिर का थक्का बनने से रोकता है, रुधिर का थक्का बनने से रोकता है। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे रुधिर केशिकाओं में, यहाँ पर केशिका है, केशिका कोशिका नहीं है, कोशिका यानी सेल हो जाएगा, यहाँ केशिका यानी कैपिलरी पतली वाहिनी जो हमारी कोशिकाओं तक जाती हैं। रुधिर की वो पतली नली जो हमारी कोशिका तक जाती है उसे हम रुधिर केशिका कहते हैं। तो रुधिर केशिकाओं में रक्त को थक्का बनने से या जमने से रोकता है कौन, हेपैरिन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। हेपैरिन का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत की मास्ट कोशिकाओं में हेपैरिन का निर्माण होता है। अगला आता है आपका प्रतिस्कंद के बाद चौथा, हार्मोन एवं उत्सर्जी पदार्थ। हार्मोन्स एवं उत्सर्जी पदार्थ। देखिए, जो हार्मोन होते हैं वो दो प्रकार की ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होता है बहिःस्रावी ग्रंथि। लेकिन नहीं, यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता, हार्मोन सिर्फ अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा ही स्रावित होता है, बहिःस्रावी ग्रंथि द्वारा नहीं, मिस्टेक से निकल गया। हार्मोन केवल और केवल अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा ही स्रावित होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसे ग्रंथि होती हैं जो अपने स्राव को सीधे रक्त में छोड़ती हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों
द्वारा स्रावित पदार्थ हैं जो रुधिर के माध्यम से सारे शरीर में पहुंचाए जाते हैं। ठीक, उत्सर्जी पदार्थ में क्या क्या आता है? तो अमोनिया हो गया, ये एक उत्सर्जी पदार्थ है जिसका शरीर में कोई कार्य नहीं। यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, ये भी क्या होते हैं? रुधिर द्वारा उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। आदि रुधिर द्वारा उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। ये हो गया हार्मोन्स एवं उत्सर्जी पदार्थ जो रुधिर द्वारा शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। जो हार्मोन्स हैं वो शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो उत्सर्जी अंगों तक रुधिर के माध्यम से ही पहुंचाए जाते हैं। जो भी उत्सर्जी पदार्थ हमारी कोशिकाओं द्वारा निकलता रहता है वो रुधिर के माध्यम से कहाँ जाता है? हमारी किडनी में, और किडनी उसे फिल्टर करके, उसे छान कर, रुधिर में से निकाल कर उसे बाहर निकाल देती है। ठीक, अब अगला आता है पांचवा, जो कि है रक्षा पदार्थ। रुधिर में कुछ रक्षा पदार्थ भी पाए जाते हैं जो हमें जीवाणु, विषाणु और हानिकारक पदार्थों से लगातार बचाते रहते हैं। पांचवा है रक्षा पदार्थ। रुधिर में एंटीबॉडी प्रतिरक्षी प्रोटीन जिसे हम कहते हैं, प्रतिरक्षी प्रोटीन होते हैं जो हानिकारक जीवाणु, विषाणु, हानिकारक पदार्थों से शरीर की रक्षा करते हैं। ठीक, ये था आपका कार्बनिक अवयव, रक्षा पदार्थ तक। यानी कि ये प्लाज्मा के कार्बनिक अवयव इतने थे, ठीक, जिनको आपका पढ़ना अनिवार्य था। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के अकार्बनिक अवयव। प्लाज्मा के अकार्बनिक अवयव हेडिंग डालेंगे, और इसमें पहला हेडिंग डालेंगे, नहीं हेडिंग नहीं डालेंगे, ऐसे सीधे लिखेंगे कि ये आयन या विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। प्रमुख अकार्बनिक लवण, या हम इसे ऐसे कहेंगे अकार्बनिक पदार्थ, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लौह, जिंक, सल्फेट, फास्फेट आदि हैं। ये रुधिर का pH व परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखते हैं। ठीक, ये थे
प्लाज्मा के अकार्बनिक अवयव, यानी प्लाज्मा में पाए जाने वाले कार्बनिक अवयव को आपने पढ़ लिया और उसके बाद आपने अकार्बनिक अवयव को पढ़ लिया। बस ये था आपका प्लाज्मा के बारे में संपूर्ण जानकारी कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उनका कार्य क्या होता है, ये सभी आपको लिख कर एकदम याद कर डालना है। प्लाज्मा के बाद आपका आता है संगठित पदार्थ। आपने अभी पढ़ा था संगठित पदार्थ में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, फिर से रिवाइज करिए। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। संगठित पदार्थ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो रुधिर आयतन का कितना प्रतिशत ये होता है? रुधिर आयतन का 45% भाग संगठित पदार्थ होता है। ठीक, इसमें निम्न कणिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, सबसे पहला इसे हम एरिथ्रोसाइट या लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में लिखेंगे एरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड कॉर्पसल्स और आरबीसी। दूसरा ल्यूकोसाइट या श्वेत रक्त कणिकाएं। ल्यूकोसाइट और वाइट ब्लड कॉर्पसल्स और डब्ल्यूबीसी। तीसरा पट्टिकाणु, इसे इंग्लिश में प्लेटलेट्स कहते हैं। इंग्लिश याद रखेंगे, हिंदी आपकी मर्जी। ठीक, 3 कॉलम बनाएंगे आप। सेल टाइप, दूसरा नंबर पर mm³ ऑफ ब्लड, तीसरा फंक्शन। सबसे पहला सेल टाइप कौन सा? आरबीसी या एरिथ्रोसाइट। जितना हो सके आप इंग्लिश पढ़ा करिए। नंबर पर mm³ ऑफ ब्लड कितना पाया जाता है? 5 to 5.5 मिलियन। फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट। संख्या कितनी पर mm³ ऑफ ब्लड में? 6000 से 8000। फंक्शन क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म मतलब हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली है। ये हमें विभिन्न हानिकारक पदार्थों, जीवाणु, विषाणु से बचाती हैं। तीसरा प्लेटलेट्स। संख्या कितनी? 1.5 to 3.5 लाख। फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग, रक्त के थक्का बनने में सहायक होती है। बस
पहले आप इतना लिखेंगे, फिर आप एक एक के बारे में पढ़ेंगे। एरिथ्रोसाइट यानी लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है, कितनी पाई जाती हैं, सारी चीज़ें। फिर आप ल्यूकोसाइट के बारे में पढ़ेंगे, फिर पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस कॉलम को आप नोट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आपने इतना जाना बहुत है अभी। अब इसके बाद के टॉपिक में आपको यहीं से शुरू करेंगे। एरिथ्रोसाइट का कार्य क्या होता है और भी जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको बताया जाएगा। तो आज का टॉपिक बस इतना ही। अब जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा इस टॉपिक से पहला क्वेश्चन है, रुधिर की उत्पत्ति भ्रूणीय स्तर के किस स्तर से होती है? दूसरा क्वेश्चन, रुधिर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? तीसरा क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा में कौन कौन से मुख्य प्रोटीन पाए जाते हैं? तीसरा क्वेश्चन, रुधिर स्कंदन में विटामिन के किस प्रकार से सहायक होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति 100 ml रुधिर में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा कितनी होती है? नेक्स्ट, रुधिर केशिकाओं में रुधिर का थक्का बनने से कौन रोकता है? बस इतने क्वेश्चंस के आप आंसर जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक जुड़े रहें जब तक कि आपको नया टॉपिक नहीं मिल जाता। बायोलॉजी इन हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।